नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया भारत को अब FGFA प्रोग्राम के बाद अपने 5th जनरेशन के दूसरे एयरक्राफ्ट चेकमेट की पेशकश कर रहा है, जिसे कि वो आने वाले एरो इंडिया 2023 इंटरनेशनल एयर शो में प्रदर्शित भी करेगा। साथ ही रशिया ने भारत को ऑफर भी दिया है कि वो भारत में ही चेकमेट लाइट टैक्टिकल फाइटर जेट को बनाएगा। रशिया की रोस्टेक की तरफ से कहा गया है कि रूस भारत को 5वीं पीढ़ी के विमानों में सहयोग पर चर्चा करने की योजना बना रहा है और हम भारत को इस फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल करने का इरादा रखते हैं। आपको बता दें कि रशिया का ये जो चेकमेट फाइटर जेट है वो Su-57 जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है उसका डेरिवेटिव है और ये फाइटर जेट भी अत्याधुनिक फाइटर जेट माना जाता है। कहा यह जा रहा है कि 2026 तक चेकमेट फाइटर जेट का एक पायलट बैच तैयार हो जाएगा। यही नहीं, इस चेकमेट में कई तरीके के नए सिस्टम भी शामिल है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक इसमें लगी होगी। और यही नहीं, इसका एक ओपन आर्किटेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसे कि देश अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हालांकि ये जो स्टेल्थ फाइटर जेट है वो सिंगल इंजन फाइटर जेट होने वाला है। साथ ही इसमें एयरबॉर्न, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस एमुनेशन ले जाने के लिए एक इनबोर्ड कंपार्टमेंट भी है। ये फाइटर जेट 60 टन से अधिक का पेलोड ले जाएगा और ये एक बारी में 6 लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि वो लद्दाख क्षेत्र में चीन के किसी भी आक्रामक मंसूबे का उचित जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि वे लद्दाख सेक्टर में फिजिकल पेट्रोलिंग और टेक्निकली साधनों के माध्यम से देश की सुरक्षा कर रही है। आपको बता दें कि इस बारे में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यथास्थिति को एक तरफा रूप से नहीं बदला जा सकता। इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। चाइना जरूर अलग अलग तरीके से भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी तीनों सेनाएं मिलकर मजबूत इरादे से मुकाबला करने के लिए तैयार है। और साथ ही उन्होंने बताया कि LAC पर हर तरीके के हल निकालने के उपाय साथ साथ चल रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के MD और चेयरमैन ने कहा कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के यूजर ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और QRSAM का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे इस साल तक पूरा कर दिया जाएगा और इसका इंडक्शन 2024 से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आर्मीनिया के कमांडर के द्वारा जो जानकारी लीक की गई है स्वाति वेपन रडार की, उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो स्वाति रडार की स्पेसिफिकेशन है वो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लीक नहीं की गई है, खास करके रडार की तकनीक, और इससे किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, खास करके एक्सपोर्ट में। साथ ही उन्होंने कहा कि रडार की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है बजाय इसके डिजाइन, डिटेल और अन्य पैरामीटर्स की तुलना में। उन्होंने कहा कि कभी भी हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपने एक्सपोर्ट कस्टमर को नहीं देते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, रोसबोरन एक्सपोर्ट के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पहले बैच के प्रोडक्शन के तहत 5000 AK-203 राइफलों को तैयार किया है, जिसे जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। भारत 6 लाख राइफलों को खरीदेगा इंडियन आर्मी के लिए और इसके अलावा और भी ऑर्डर दिए जाएंगे पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट कमांडो फोर्स यूनिट के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली 70,000 AK-203 राइफल्स में 70% स्वदेशी कंटेंट होगा, जिससे कि इसकी कीमत 91,000 रुपीज पर यूनिट होगी और जब ये स्वदेशी कंटेंट 100% हो जाएगा तो प्रति राइफल की कीमत 81,000 रुपए होगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत में रशिया के राजदूत ने कहा कि रूस जल्द ही भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की तीसरी रेजिमेंट की आपूर्ति पूरी कर देगा और बहुत जल्द ही इसे पूरा भी किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अनुबंध के लिए प्रतिबद्ध है और हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने कहा कि रूपी और रूबल ट्रेड का जो मैकेनिज्म है भारत और रूस के बीच में, उसे भी स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल नेवल तेजस एयरक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ किया था INS विक्रांत से और इसके तुरंत बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर से MiG-29K फाइटर जेट ने भी लैंडिंग और टेक ऑफ किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेवल तेजस प्रोटोटाइप का ये जो प्रदर्शन किया गया है INS विक्रांत से, इससे अब भारतीय नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि TEDBF के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL का विचार है कि वो अगले 20 सालों में करीबन 1000 हेलीकॉप्टरों को तैयार करेगा, जिसे कि नई 615 एकड़ की फैसिलिटी में तैयार किया जाएगा, जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी किया और ये एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर प्लांट होगा और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड टूल्स और टेक्नोलॉजी होगी। इसके अलावा यहाँ पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। यही नहीं, इस फैसिलिटी में HAL के द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टरों का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल भी किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, IIT मंडी के रिसर्चर्स ने एक नया रिसर्च किया है जिससे दुश्मन देश के रडार हमारे सैन्य उपकरणों को देख नहीं पाएंगे। दरअसल रिसर्चर ने एक
ऐसा आर्टिफिशियल मटेरियल तैयार किया है जो हमारे खुफिया सैन्य वाहनों या फिर खुफिया ठिकानों को दुश्मन की रडार की नजरों से बचा सकता है। साथ ही IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ये मटेरियल रडार फ्रीक्वेंसी की बड़ी रेंज को एब्जॉर्व करने में सक्षम होगा, फिर चाहे रडार के सिग्नल जिस दिशा से उनके टारगेट को निशाना बनाए। इस मटेरियल का इस्तेमाल खुफिया सैन्य वाहनों और खुफिया सैन्य ठिकानों की खिड़कियों और कांच के पैनलों को सुरक्षा कवच देने के लिए भी किया जा सकता है। और आपको मालूम है कि दुश्मन की रडार की नजरों से बचना सैन्य सुरक्षा की एक अहम रणनीति भी होती है, और अगर आपके पास रडार से बच निकलने की क्षमता हो तो दुश्मन के हथियारों को निशाना बनाने का खतरा कम हो सकता है। और रडार की नजर से बचने का एक ही तरीका है कि रडार क्रॉस सेक्शन को कम करना। इसीलिए RCS में ऐसी सामग्री को इस्तेमाल होता है जो रडार के सिग्नलों को सोख ले या फिर उस चीज का आकार ऐसा हो कि रडार के लिए पता करना कठिन हो जाए। तो भारत ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान के नेशनल असेंबली के स्पीकर वांगचुक नामग्येल के साथ मुलाकात की। इस बीच उन्होंने दोनों देशों की बहुआयामी मित्रता और मजबूत आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। जयशंकर जी ने ट्विटर पर लिखा है कि भूटान के नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ उन्हें बात करके काफी खुशी हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि भूटान के साथ मजबूत आर्थिक सहयोग और युवाओं की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि देश सैन्य उपकरणों के निर्माण में एक महाशक्ति के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। साथ ही अनिल चौहान ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनना देश का सपना था। रक्षा निर्माण में निजी क्षेत्र के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जब हम एक शक्तिशाली भारत की कल्पना करते हैं तो हमारा प्रमुख ध्यान सशस्त्र बलों की ओर आता है। हम उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं। इसके अलावा अनिल चौहान जी ने कहा कि सशस्त्र बलों के पीछे एक बड़ा रक्षा इकोसिस्टम तंत्र खड़ा होता है जो देश को शक्तिशाली बना रहा है, और ये इकोसिस्टम सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम करता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, तुर्की में जिस तरीके का विनाशकारी भूकंप आया उसके बाद तुर्की का दोस्त या भाई माने पाकिस्तान की तरफ से कुछ तो हो भी नहीं सकता था, और ना ही उसने कुछ ऐसा किया कि तुर्की को किसी भी तरीके का मदद का भी आश्वासन दे देता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने बिना देरी किए तुरंत सहयोग का हाथ बढ़ाया। दोस्तों, भारत सरकार ने तुरंत फैसला लेते हुए खोज और बचाव कर्मियों, डॉग स्क्वाड, दवाओं और अन्य राहत सामग्रियों के साथ एक C-17 विमान को तुर्की भेज दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि वायुसेना का दूसरा विमान और राहत सामग्री लेकर रवाना होने को तैयार है। इसके अलावा NDRF का एक दल तुर्की के राहत एवं बचाव कार्यों में मदद करने के लिए रवाना हुआ है, जो अब पहुंच भी चुका है। तुर्की में 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। ये तुर्की वही है दोस्तों जो भारत के खिलाफ हमेशा गलत बयानबाजी करता आया है, और कश्मीर मुद्दे पर इसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन भारत ने मानवीय सहायता मुहैया कराई है। तुर्की पहला देश नहीं है जिसको भारत मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। इससे पहले नेपाल और अफगानिस्तान को तो हर महीने कुछ ना कुछ जाता रहता है। यहाँ पर भारत की स्ट्रेटेजी दोस्तों UNSC में पक्की सीट करने की भी है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, IIT मद्रास और ISRO वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशन को एक साथ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स के लिए तैयार किया जाएगा। और इस कोलैबोरेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सहायता मुहैया कराना है जो कि गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत ISRO और IIT मद्रास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम को विकसित करेगा जो कि वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशन और ऑगमेंटेड रियलिटी पर आधारित होगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, चेन्नई आधारित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने घोषणा की है कि उन्होंने अपने अग्निलेट इंजन का फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट पूरा कर लिया है, जिसका इस्तेमाल कंट्रोल्ड सब ऑर्बिटल फ्लाइट के लिए किया जाएगा। अग्निलेट विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसे भारत में तैयार किया गया है, और इसे IIT मद्रास में सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया जा चुका है। और अग्निलेट इंजन ने रेगुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी पूरी कर ली है, और इस परीक्षण के बाद इसे रॉकेट पर इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, पिछले साल आपको मालूम है कि अग्निकुल कॉस्मोस ने देश का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है। इस लॉन्च पैड का इस्तेमाल अग्निकुल के फर्स्ट लॉन्च के लिए किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।